हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपना एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 5 और 6 को लेकर आए हैं। जो है ना, चैप्टर नंबर 5 में होगा हमारा मौर्य साम्राज्य और चैप्टर नंबर 6 में होगा हमारा गुप्त साम्राज्य। ठीक है, हम दोनों साम्राज्य को इसी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में यह पूरा का पूरा दोनों के दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए चलते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, या ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंड्रो कोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने ध्यानचंद को हराया था और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। ध्यान करो, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तक्षशिला धनुर्विद्या तथा दैहिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रसेनजीत मगध का राजवैद्य जीवक चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से? कहाँ पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? कौन धर्म का था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धर्म गुरु भद्रबाहु था। क्या था? गुरु भद्रबाहु था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। कितने भागों में बटी थी? 6 भागों में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कनेलिया कानेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और कनेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। क्या था? हेलेना था कनेलिया का दूसरा नाम। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया। किसको? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया। किसने? मेगास्थनीज ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। कितने हाथी? 500 हाथी उपहार दिए थे। किसे? सेल्यूकस निकेटर को। और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में हुई थी। कब? 298 में इनकी मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर इसके बाद कौन आया था? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उनकी मृत्यु हुई थी 298 और यह बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। क्या? अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। इसका अर्थ क्या? शत्रु विनाशक। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को सीरियन के राजा एंटियोकस ने भेजा था। कहाँ भेजा? किसने भेजा था? सीरियन के राजा एंटियोकस ने भेजा था। किसके? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को। किसको? डाइमेकस को। और
बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था। किसने? तारानाथ ने। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। और तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। क्या था? दुर्व्यवहार था। अब अगला शासक कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। तो अशोक को भी पढ़ेंगे हम। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान होगा, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर भी बसाया। ठीक है। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन धर्म का? खारवेल राजा था जो कलिंग का। वो कौन से धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। क्या था? राधागुप्त था इनके प्रधानमंत्री का नाम। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त थे। कौन थे? उपगुप्त। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था उनकी माता का नाम? सुभद्रांगी। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। और आसंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने ही किया था। अशोक द्वारा अभिलेख व शिलालेखों में ब्राह्मणी और खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ पर भेजा? श्रीलंका भेजा। किसको? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। यहाँ पर संघमित्रा है। क्या? संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है। और अशोक के शिलालेख 1837 ई में सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। किसने पढ़े थे इनके अभिलेखों को? 1837 ई में सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ई में पैंथेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के दरबार में डियानीसियस यानी मिस्र नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी सेकंड ने भेजा था। किसने भेजा था? टॉलमी सेकंड ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई में है। क्या है? कहाँ है? रुम्मीदेई है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है जो वो कौन सा है? रुम्मीदेई। अशोक का सार ए कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। कौन से? अरमाइक भाषा में। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। और अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ यानी महामात्र कहते हैं। इनकी संख्या 18 थी। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था।
कौन कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ठीक है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। और नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी और मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक रहा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ था। कौन था? वृत्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पण थी। क्या थी? पण थी। अशोक का नाम देव नाम प्रिय देवताओं का प्रिय भी है। क्या? देव नाम प्रिय देवताओं का प्रिय भी है। तो ये सब क्या है? मौर्य वंश था। क्या था? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश हमारा समाप्त होता है। अब आता है कौन सा? गुप्त वंश। क्या? गुप्त वंश। गुप्त वंश को पढ़ेंगे अब। तो गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। का? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। किसका? गुप्त वंश का उदय। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 मतलब ई तक था। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच का घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ई तक था और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ई में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त को। और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ई में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। उत्तराधिकारी कौन होगा? समुद्रगुप्त होगा, जो 335 ई में राजगद्दी पर बैठा। कितने में? 335 ई में राजगद्दी पर बैठा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजा तथा दक्षिणव्रत के 12 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेघ कर्ता कविराज विक्रमक। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। ठीक है। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। कैसा था? संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड होगा, जो 380 ई में गद्दी पर बैठा हुआ था। और समुद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फारयान भारत आया था। कौन सा यात्री भारत आया था? फारयान। ठीक है। किसके मतलब शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बाद कौन सा है ना उत्तराधिकारी होगा? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, जो 380 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमाधिकारी की उपाधि धारण की थी, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फारयान भारत आया था। ठीक है।
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, जैसे शकों से इसने युद्ध किया और जीत गया, तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, बराह मिहिर जैसे विद्वान रहते थे। और आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने? आर्यभट्ट ने बताया। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त, यानी गोविंद गुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ई तक था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति थी। कौन सी थी? मयूर आकृति थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 468 ई तक था। होड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में होड़ों को मलिच्छ कहा गया है। कहाँ पर? जूनागढ़ अभिलेख में होड़ों को क्या कहा? मच्छ कहा गया है। मलेच्छ कहा गया है। होड़ों का महत्वपूर्ण शासक तोड़माण था। कौन था? तोड़माण था होड़ों का। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसको? पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का भी पुनः उद्धार किया। किसने? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील थी उसका पुनः उद्धार किया। किसने? स्कंदगुप्त ने। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाट या भाट एवं भाट कहा जाता है। ठीक है, चाट तथा भाट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को। ध्यान करना, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट तथा भाट कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। और गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, इसी के साथ गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसे दीनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। और पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ई में भानुगुप्त के ऋण अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन से? गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और गरुण गुप्त का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। और अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ है। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं से संबंधित है। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। क्या थी? शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? दास प्रथा थी। और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। और मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में है। संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपके ना मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ठीक है, समाप्त हो चुके हैं। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ध्यान करना कि हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।